नमस्कार दोस्तों। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में अखिलेश यादव ने भी हाथ थाम लिया और उन्होंने आगरा में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ संबोधन भी किया और देश के लोकतंत्र को बचाने को, संविधान को बचाने को, समाजवाद को बचाने को और इस देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर होते अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में और भारत को जोड़ने में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की शपथ दोहरा दी। निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक बड़ा संदेश था। आज जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुलंदशहर से चली तो अलीगढ़ में जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा और उसके बाद में आगरा आते आते वह एक समुद्र जैसा लगने लगा। इस तरह की स्थिति हुई और समाजवाद और कांग्रेस का जो भारत जोड़ने का मंत्र है, उन दोनों ने आज बड़ा कमाल किया। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी का गणित फेल होता जा रहा है, इस कारण से किस तरीके से अब वो बैकफुट पर आ रहे हैं। मैं आज भी उसी के आगे बताऊंगा, कई तथ्यों के साथ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यह बता दूं कि कल 1:30 बजे आखिर अचानक एकदम से योगी आदित्यनाथ ने क्यों फैसला लिया कि पुलिस परीक्षा भर्ती लीक के मामले में, पेपर लीक के मामले में तत्काल आदेश जारी कर दिया। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मसले को लेकर के हमला बोला और उसको लेकर के जिस तरीके से सारी बातें जनता के सामने रखी और युवाओं की पीठ थपथपाई, तो पूरे प्रदेश में युवा आक्रामक हो उठा और वह भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए सोचने लगा, क्योंकि 48 लाख युवाओं ने उसके लिए आवेदन किया। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में युवाओं का बड़ा योगदान था। ऐसी स्थिति में कैसे इसे रोका जाए राहुल गांधी की तरफ जाने से, इसलिए डर के कारण यह किया गया। चलिए उस डर की हम बात कर लेते हैं। अब बताते हैं आगे की जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें भी पाने के लिए उसे लाले पड़ जाएंगे और वो 200 सीट तक भी किसी हालत में पहुंचती दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है, इसकी बात आज राहुल गांधी ने अलीगढ़ में बता दी, आगरा में भी बताई। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पहले राहुल गांधी उस 73% की बात कर रहे थे, उससे आगे बढ़ के बोले। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि इस देश में जो संविधान के मुताबिक अभी जो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं में कैसे दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक मारा जा रहा है और किस तरीके से उनके हक छीनकर एक चंद क्रीमी लेयर को सब कुछ सौंपा जा रहा है। यानी कुछ जो अपने आप को उच्च जातियां कहती हैं, वही सब पर काबिज हो जाती हैं। अब तक वो केंद्र सरकार का बताते रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार के सारे अहम पदों पर वह लोग हैं जो 10% है इस देश के, 11% और जो इस देश के 90% है वो उसमें कहीं दिखाई नहीं देते। इसी तरीके से आज उन्होंने उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर साझा कर दी, उत्तर प्रदेश का भी बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। तो उसके अलावा आज जो उन्होंने जोड़ा, उन्होंने कहा उस 73% के बाद में अल्पसंख्यक, जिनमें मुस्लिम्स हैं, जिनमें सिख हैं, जिनमें जैन हैं, जिनमें बौद्ध हैं, इस तरह की जो तमाम सारे समुदाय हैं, उन समुदायों का भी हक मारा जा रहा है और हक ही नहीं मारा जा रहा, उनके धार्मिक स्थलों को भी हड़पा जा रहा है।
मैं उदाहरण बता देता हूं कुछ चीजों के। जैन धर्म में जिस तरीके से जैन धर्म के स्थानों पर कब्जा किया है, अयोध्या वास्तव में जैन धर्म की उद्गम स्थल है और उनके तमाम प्रवर्तक वहां से हुए। और जैन धर्म तब का है जब न राम अस्तित्व में थे न कोई और अस्तित्व में था। और वहां के तमाम जैन मंदिर जो बाबरी मस्जिद के नीचे उत्खनन में जो कुछ अवशेष मिले, वो अवशेष किसी हिंदू मंदिर के नहीं थे, वो अवशेष जैन मंदिर के थे, जैन कला के थे, जैन संस्कृति के थे। समझ सकते हैं कि तमाम सारी चीजें हैं। मैं विवाद पे नहीं जाता हूं, मैं उन पे आता हूं जो चीजें सामने मौजूद है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जैन धर्म के, सिख धर्म के और दूसरे धर्मों के स्थानों को हड़प रही। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश के कुंडलपुर जैन तीर्थ को रुक्मणी हिंदू धाम के रूप में स्थापित करने का काम किया। उन्होंने वहां पर उस पर कब्जा करने का काम किया। पूर्व सांसद, भाजपा के सांसद महेश गिरी ने गिरनार जैन धर्म को दत्तात्रेय हिंदू धर्म का मंदिर जो है बनाने की बात करी और उसका धाम बताया। उत्तराखंड की भाजपा की सरकार के सहयोग से जिस तरीके से भाजपाई हिंदुओं के नेतृत्व में, जो हिंदू में मतलब सारे हिंदू नहीं आते हैं, वही जो एक सिलेक्टेड हिंदू है, वो किस तरीके से बद्रीनाथ में जो जैन धर्म का तीर्थ था उसे समूल रूप से नष्ट कर हिंदू धाम बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने गोम मम्मठ गिरी जैन तीर्थ को हिंदू धाम बनाने का काम किया। गुजरात की भाजपा सरकार ने जिस तरीके से भाजपा के नेता व तमाम सारे लोगों ने पालिताना जैन तीर्थ धर्म को हड़पने का काम किया, और झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने किस तरीके से सम्मेद शिखर जी जो सबसे ज्यादा वहां पवित्र माना जाता है, उस पर किस तरीके से उसे भी हिंदू मंदिर और पर्यटन के रूप में वो करने का शिलान्यास किया। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यह खेल लगातार जारी है। किस तरीके से शिखर जी का पर्यटन के नाम से तबाह करने का सारा किया गया, जिसका विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, तो हम सबसे किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे और हैं, तो उनको बताऊं। जैसे मुजफ्फरनगर में एक जैन मंदिर को, उसको उन्होंने सरस्वती माता मंदिर के रूप में वो करने का और कब्जा करने का किया। इसी तरीके से कई और जगह भी। तो गोंडा में एक गुरुद्वारे पर किस तरीके से वहां के भाजपा सांसद ने कब्जा कराया और किस तरीके से उसे किया। इसी तरीके से एक गुरुद्वारे पर उत्तराखंड में कब्जा करने का काम हुआ। और यही नहीं, इसके बाद में महाराष्ट्र में जो सिख धर्म के 5 बड़े स्तंभ हैं, उनमें से नांदेड़ साहिब में, वहां पर किस तरीके से साजिश रची और कानून बना करके उसको हड़पने की कोशिश की। और इसी तरीके से हरियाणा में कोशिश हुई, और हरियाणा में जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उस पर किस तरीके से भाजपाइयों का कब्जा कराने का काम किया गया। तो इस तरह के खेल लगातार जारी है। इसी तरीके का खेल धीरे धीरे पंजाब में किया जा रहा है कि पंजाब में कैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कब्जा कर लिया जाए, उसके लिए पूरी साजिश रची गई और उसके लिए भी काम हो रहा। इसी तरीके से तमाम बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करने के लिए भगवान बुद्ध को राम के साथ जोड़ते हुए, विष्णु के साथ जोड़ते हुए उसे कर लिया गया। वो गौतम बुद्ध जो है एक राजा थे, और जिस तरीके से उन्होंने त्याग करके अपने जीवन को और फिर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया और सब कुछ करके उन्होंने बौद्ध धर्म बनाया था।
उसका कोई भी हिंदू धर्म से कोई कनेक्शन नहीं था। बावजूद इसके उन्हें अब विष्णु का अवतार बना के किस तरीके से उनके मंदिरों पर कब्जा करने की कोशिश चल रही है और कई जगह कब्जे कर लिए गए। तो यह खेल है उस समय का, और यही नहीं रुकता है। इसी तरीके से मंदिरों ने बना करके साबित करके कैसे मुस्लिम धर्म के तमाम धर्म स्थलों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। कभी ताजमहल को शिव जी के मंदिर के रूप में दिखाते हैं, तो कभी कहीं के मंदिर को जो है कहीं दिखाते हैं, कहीं किसी के धर्म स्थल को कुछ और बताते हैं। तो यह खेल जब चलता है तो आप समझिए यह आग लगातार सुलग रही है। जैनियों में भी यही आग बौद्ध धर्म के तमाम लोगों में सुलग रही है, और यही सिख धर्म में सुलग रही है कि अब आप हमारे धर्म पर भी कब्जा करना चाहते हैं। और जब आपका स्वार्थ होता है तब तो आप वहां जाके मत्था टेक देते हैं, और नहीं तो आप सिखों को खालिस्तानी बता देते हैं। इसी तरीके से जैन धर्म के तमाम तीर्थों पर कब्जा करते हैं, और नहीं तो वैसे अपने से जोड़ देते हैं कि हाँ वो जैन धर्म का अपना अस्तित्व है, और वो बहुत पुराना हिंदू धर्म तब अस्तित्व में नहीं था, और वैदिक धर्म में जो बुराइयां आई थी उनके विरुद्ध ये खड़ा हुआ था, और समकालीन है। तो इतिहास गवाह है कि जिस तरीके से धार्मिक उसको बर्बाद करके किया जा रहा है, तो धर्म की जो राजनीति है वो यही है। आप याद करिए जो जिन्ना ने जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा करने का काम किया था, तो हिंदू महासभा और वो दोनों उसके पहले एक साथ सरकारें चलाते थे, और एक साथ सरकार चलाने वाले कहते हैं कि हम एक साथ नहीं रह सकते। और उसके बाद में जिस तरह बांटने की साजिश हुई थी, उस साजिश में जिन्ना ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज हम देख रहे हैं उनकी बात सही हो रही, क्योंकि हिंदू राष्ट्र चिल्लाने वाले किस तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके से मुस्लिम धर्म और मुस्लिमों को उनकी संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। उर्दू प्योर हिंदुस्तानी लैंग्वेज, और जो प्योर हिंदुस्तानी लैंग्वेज हो, जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ हो, उसको किस तरीके से कहा जाता है कि ये तो वो है। मदरसों को अवैध घोषित किया जाता है क्योंकि वहां उर्दू पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से जब चीजें होती हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि संस्कृत विद्यालय खोलिए, उन पे काम कीजिए, इन पे कीजिए, तो संस्कृत विद्यालय यदि उचित है तो मदरसे भी उचित है, और फिर बौद्ध धर्म के हो या जैन धर्म के हो या सिख धर्म के हो, वो भी उचित है। तो वास्तव में इसीलिए इस देश को सेकुलर बनाया गया कि जिससे किसी में कोई विवाद न रहे, सब कोई अपने ढंग से करे। लेकिन इस देश में जब यह चलती है तो आप समझिए, और जैसे झूठ फैलाया जाता है, इस देश के अंदर नफरत फैलाया जाता है। अनुच्छेद 370 को लेकर कश्मीर को टारगेट पे सदैव रखा भाजपा ने, और तब कब रखा, जब वो मंत्रिमंडल से हट गए। जब तक वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तब तक उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसका सपोर्ट किया था। और जब उन सब के सपोर्ट के कारण उसको यह दिया गया था जो उसे विशेषाधिकार दिया गया 370 के तहत, और जब उससे अलग हुए तो अलग राग अलापने लगे। क्यों? क्योंकि वोट बैंक के लिए नफरत फैलाकर ही सिर्फ सत्ता में रह सकते हैं या सत्ता पाने का रास्ता बना सकते हैं। तो आज यदि हम बात करें कि इस देश के अंदर क्या एक राष्ट्र एक विधान ये सब जो कहते हैं वो सचमुच है। वन नेशन वन टैक्स भी कहते थे, क्या सचमुच वन नेशन वन टैक्स है? इसी तरीके की बातें आती। तो ये सारी चीजें आज चर्चा में आ रही कि जीएसटी को जिस तरीके से आप लाए थे वन नेशन वन टैक्स कहके, आज उसमें कितने स्लैब है आप खुद सोच लीजिए। कहीं किसी को 1% पड़ता है, किसी को 2% पड़ता है, किसी को 5% पड़ता है, किसी को 7% पड़ता है, किसी को 12% पड़ता है, किसी को 18 पड़ता है, किसी को
28 पढ़ता है, किसी को कुछ पढ़ता है, तो इस तरह की स्थिति है। तो कोई वन नेशन और उसका वो थ्योरी नहीं। इसी तरीके से अनुच्छेद 370 कह के आप कश्मीर को बदनाम करते हैं, लेकिन बात करेंगे तो इस देश के अंदर आप देखिए, महाराष्ट्र में 371 लागू है, और वहां यही गुजरात में भी हुई, गुजरात में भी 371 लागू है। किन किन क्षेत्रों में कहां पर आप क्या कर सकते हैं वो विशेषाधिकार है, उसको नहीं कर सकते। 371 ए नागालैंड में लागू है, 371 बी असम में लागू है, 371 सी मणिपुर में लागू है, 371 ई सिक्किम में लागू है, 371 जी मिजोरम में लागू है, 371 एच अरुणाचल में लागू है, और 371 गोवा में भी लागू है। यही नहीं, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है। तो इस तरीके से कि आपने जब ये सारी चीजें आती हैं तो आप ये समझिए, आप वास्तव में जब आप ये कहते हैं वन नेशन वन टैक्स वन, एक देश एक विधान और ये सारी बातें, तो कहीं पर भी एक देश एक विधान जैसी स्थिति नहीं। हर जगह क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म और सब चीजों के गणित को तय करके ये व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे इस देश को बचाया जा सके, जोड़ा जा सके। क्योंकि भारत कोई एक राष्ट्र कभी था ही नहीं, कभी नहीं था, इतिहास में भी नहीं था। कभी वो नालंदा से चलता है तो उधर का क्षेत्र होता था, कभी तक्षशिला से चलता था तो उधर सिंध से लेके उधर का क्षेत्र होता था, और कभी मध्य भारत की बात आती है तो दिल्ली सल्तनत की, तो वो दिल्ली सल्तनत कहां कहां थी। तो पूरा हिंदुस्तान कभी एक नहीं था, और कभी वो एक राष्ट्र नहीं रहा। इतिहास में एक एक चीज वर्णित है, एक एक चीज के सबूत है, कोई झूठ नहीं। तो ऐसी स्थिति में हर राज्य हर परिस्थिति के मुताबिक था। तो जब देश आजाद हुआ तो तमाम छोटी छोटी रियासतें थी, और 562 उन रियासतों को जोड़ना था। उनको जोड़ने के लिए उनके साथ तमाम तरह से बात की गई कि जिससे वो पाकिस्तान के साथ न चले जाए, क्योंकि यह स्वतंत्रता हर रियासत के पास थी कि वो किसके साथ जाना चाहता। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे हिंदू राजा पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, तमाम, चाहे जयपुर का राजा हो, चाहे और बहुत सारे राजा हैं, किनका किनका बताइए। और कई मुस्लिम थे जो हमारे साथ आना चाहते। तो इन सब स्थितियों में भारत को जोड़ना, भारत को एक साथ लाना बेहद जरूरी था, इसलिए तमाम सारे प्रावधान किए गए। लेकिन आज उनमें नफरत फैला करके और जिस तरीके का माहौल बनाया गया, उससे स्थिति यह है कि पूरा कश्मीर, लद्दाख जल रहा है। और जब जल रहा हो तो आप समझिए, उधर मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य जल रहे हैं, उधर उत्तराखंड में भी सांप्रदायिक दंगे होने लगे जहां कभी नहीं होते थे। और इसी तरीके की स्थिति तमाम जगह आपको देखने को मिले। कहीं आदिवासियों का हक मारा जा रहा है, कहीं अल्पसंख्यकों का हक मारा जा रहा है, कहीं पर दलितों का हक मारा जा रहा है, तो कहीं पिछड़ों का मारा जा रहा है। यही बात राहुल गांधी उठाते हैं। वो कहते हैं देश किसी एक का नहीं, सबका है, और सबको उसके हिसाब से हक मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। सिर्फ 10% लोग, 10-12% लोग इस देश के सारी चीज पे कब्जा कर लेंगे, और जो बहुतायत में है 88%, वो क्या करेंगे? वो भिखारी बन के रहेंगे, दया पर रहेंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा। यही वजह है कि यह पंचलाइन राहुल गांधी की अब लोगों को समझ आने लगी है, और यही वजह है कि राहुल गांधी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, और स्थिति यह है कि उनके साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं। आज जब वो आगरा पहुंचे तब तक लाखों लोगों की भीड़ वहां पर थी, सड़क पर लोग थे,
कहीं किसी जगह मंच बना करके राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की। एक चौक पर ही खड़े होकर के, अंबेडकर जी की प्रतिमा का स्थल था, वहीं से खड़े होकर के संबोधित किया प्रियंका गांधी ने, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने। और वहीं के बाद में राहुल गांधी की जीप पे सवार हुए अखिलेश यादव और ये जोड़ी फिर निकल पड़ी। ये वैसे ही था जैसे बिहार के बॉर्डर पे आते आते तेजस्वी राहुल गांधी के चालक बन गए थे। तो अब राहुल गांधी के साथ में, राहुल गांधी के रथ पर अखिलेश यादव भी सवार हो गए। यानी कृष्ण के वंशज अब राहुल गांधी के सारथी बनते चले जा रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अब अर्जुन का बाण चलेगा और तीर निशाने पर लग रहा है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा बौखलाई हुई है। यही कारण है कि तमाम तरह के सारी चीजें उनकी सत्ता को ले डूबने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूं वो 200 सीट पा जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। नरेंद्र मोदी अब उन 200 सीटें भी पाने के लिए तड़प रहे हैं, इसीलिए व्याकुल हैं। और इसीलिए राहुल गांधी की आवाज लगते ही, पुकार होते ही तुरंत दोबारा एग्जाम कराने की बात कह देते हैं। यह सत्य। जय